चलो भाई, तो ठीक है, तो अब क्लास शुरू करते हैं। अभी तक जितने लोग भी आ गए हैं सबको गुड मॉर्निंग, और बाकी जो लोग आएंगे उनको भी एडवांस में गुड मॉर्निंग। ठीक है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने नेत्र, आँख के मानव संवेदांग पढ़ रहे थे, और मानव संवेदांग में हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ लिया था। मानव नेत्र का मैंने पार्ट 2 में आप लोगों को बोला था कि 10 मिनट लगेगा, लेकिन 10 मिनट क्या, हमने देखा कि लगभग 2 घंटे लग गए उनको नोट करने में, बाकी चीज़ें करने में, समझाने में। आज हम लोग मानव संवेदांग का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कान, ईयर। तो ठीक है, इसको मिटाते हैं, और आप लोग कोई भी लेट के नहीं पढ़ेगा। सुबह 5:30 बजे का समय हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त है, सबको अपने अपने बेड से उठ जाना है और कॉपी पेन निकाल लेना है और साथ साथ चलना है। कोई भी रईसी नहीं दिखाएगा। ऐसा नहीं कि आप रईसी दिखाओ कि नहीं हम तो 100 एकड़ की खेती मामा की है और नाना जी सरपंच हैं, तो बस हम तो लेट के ही पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बोलोगे। चलो, उठ गए हो सभी लोग? अगर एक बार हैंड रेज करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, मतलब उठ गए हो। चलो, तो हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं। हम लोग यूनिट एमपीपीएससी, खैर एमपीपीएससी नाम लग गया है, हर कंपटीशन के लिए काम करेगा इक्वल। एमपीपीएससी, कुछ लोग अभी पीएससी वाले संविदा देना चाहते हैं, उनके लिए भी काम आएगा। और अवस्थी जी को भी जगा लो अगर जग जाए तो। खैर वो तो एक ही डायलॉग पकड़ लिए हैं, फिल्म देख लिए हैं, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, उठेगा नहीं, नहीं उठे तो मत उठने दो। तो एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस दोनों में है, प्री और मेंस दोनों जगहों पर ये बात है। प्री के यूनिट 7 में है, प्री के यूनिट 7 में स्पष्टतः लिखा हुआ है मानव शरीर संरचना। एक बार आपको फिर से आइडिया हो जाना चाहिए कि दोनों जगहों पर है, और हम पढ़ेंगे भी उसी तरीके से कि दोनों जगह काम चल जाए। भले ही मेंस की क्लास अलग लगती है, लेकिन पढ़ते समय अब इसको थोड़ी नहीं केवल फैक्ट यहाँ लिखवा दूँ और समझाऊँ, नहीं, तो बातें दोनों तरफ की होंगी। यूनिट 7 और मेंस में अगर हम जाएंगे तो पेपर 3, मेंस का पेपर 3, तीसरा पेपर का यूनिट 3 में है। और इस यूनिट 3 में जाएंगे तो इसमें भी नीचे तीसरा पॉइंट ही शायद है, मानव शरीर संरचना, इसमें भी लिखा हुआ है। और भी काफ़ी चीज़ें इसमें है, बड़ा टॉपिक है मानव शरीर संरचना, और इसके कार्य भी दिए हुए हैं, संरचना व कार्य। तो ये टॉपिक दोनों जगहों पर है। हम लोग मानव शरीर संरचना के बारे में, मानव शरीर संरचना के बारे में बाकी सब कुछ पढ़ लिया है। संवेदांग पढ़ रहे थे, अभी जो चल रहा है लास्ट टॉपिक है ये। आज खत्म हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक पार्ट और लग जाएगा। संवेदांग, संवेदी अंगों के बारे में, और संवेदांग में हमने बाह्य संवेदांग का स्टडी कर रहे हैं। बाकी तंत्रिका तंत्र, रासायनिक समन्वय तंत्र, हार्मोन्स और एंजाइम्स देख चुके हैं। बाह्य संवेदांग, और बाह्य संवेदांग में हमने मुख्य रूप से बात किया था कि त्वक, त्वक संवेदांग है। 2 भागों में इसको बांटा था कि त्वक संवेदांग है, जिसको सामान्य संवेदांग भी बोलते हैं, और इसको हम, इसमें त्वचा को शामिल करते हैं। त्वचा, और त्वचा में विभिन्न प्रकार के जो रोमाभि हैं उनको शामिल करते हैं। और दूसरा था विशिष्ट, विशिष्ट संवेदांग,
दूसरा था विशिष्ट संवेदांग, और कौन सा? बाह्य वाला, जो बाहर स्थित है। तो बाह्य या बाह्य से बाहरी जगह से उद्दीपन लेता है। ऐसा नहीं कि ये संवेदांग हमारे शरीर के बाहर रखा हुआ है कहीं अलमारी पर। संवेदांग तो शरीर में ही है, लेकिन बाहरी उद्दीपनों को पकड़ते हैं। बाहरी जो उद्दीपन क्या है, आपको तंत्रिका तंत्र में बताया हूं। तो बाहरी वातावरण से हमको ये डायरेक्ट जोड़ते हैं। विशिष्ट संवेदांग में हमने नाक की बात कर लिया है, उसके बाद जीभ की बात भी हो गई थी। पाचन तंत्र में ही हमने जीभ के बारे में इतना पढ़ लिया था कि अब आवश्यकता नहीं है। जीभ के बाद हमने त्वचा भी पढ़ लिया है, और अभी पिछली 3 क्लासेस बल्कि लग गई थी, आंख पढ़ लिए हैं। अब एक बच गया है आज, जिसका नाम है कान, ईयर। तो आज इसी को पढ़ने वाले हैं। आज ये टॉपिक है ईयर। ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि कई लोग पीछे की क्लास में उपस्थित नहीं रहे हैं, तो जो उपस्थित नहीं रहे हैं वो थोड़ा जुड़ जाएं टॉपिक से कि क्या है। और दूसरा था आंतरिक संवेदांग। तो आंतरिक संवेदांग सब तंत्रिका तंत्र वगैरह में हम पढ़े हुए हैं, और नहीं पढ़े होंगे तो फिर आगे पढ़ेंगे। आंतरिक संवेदांग जो शरीर के अंदर स्थित उद्दीपनों को लेकर चलते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। शरीर के अंदर जो भी उद्दीपन हो रहा है, किसी को खट्टी डकार आ रही है, रात को लेट सोए हैं, तो उद्दीपन जो आंतरिक है इनको ग्रहण करते हैं ये, और ये तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण करके हमारी जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, खासकर मुख्य तंत्रिका तंत्र जो हमारा मस्तिष्क है और मेरु रज्जु है, मेरी रज्जु नहीं, मेरु रज्जु, मेरुदंड के अंदर पाई जाती है, जो पढ़ाया था तंत्रिका तंत्र में, वहां तक पहुंचाती हैं। तो आंतरिक संवेदांग की बात हमें यहाँ करनी नहीं है क्योंकि कर चुके हैं। बाह्य संवेदांग में से त्वक संवेदांग, देखो त्वचा यहाँ फिर से लिख दिया, आप लोगों को कमेंट करना चाहिए था, त्वचा तो यहाँ पे आ गया है। तो ये विशिष्ट संवेदांग है। आज हमको कान के बारे में पढ़ना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात तो क्लियर ही होगी मैक्सिमम लोगों का। इक्का दुक्का लोगों के लिए फिर से यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया बता दिया कि क्या चल रहा है। और सिलेबस में जो लोग प्री के दृष्टिकोण से आ रहे हैं उनको दिमाग में रखना चाहिए। हाँ, उनको दिमाग में रखना चाहिए कि भाई ये दोनों जगहों पर है। तो हमें पढ़ते समय ऐसा नहीं है कि पहले प्रीलिम्स में अभी जो पढ़ाऊंगा उसमें से केवल फैक्ट यहाँ पे लिख दूँ, पॉइंट बना बना के, ऐसे हाथ का चिन्ह बना बना के, और बाद में फिर उसका उदाहरण ना पढ़ें, तो दोनों याद नहीं होगा। अब शुरू कर लेते हैं। शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है कर्ण। मैं कर्ण बोल रहा हूं, मतलब आप लोग अलग वे में नहीं लेंगे, कान, ठीक है ना, किसी का ऐड नहीं है। कान जिसको हम बोलते हैं ईयर। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही रखना है, एक लाइन तो यही तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि ये क्या है, मनुष्य का बाहरी और विशिष्ट प्रकार का संवेदांग है। बेसिक्स पहले लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि यह मनुष्य का, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि कैसा संवेदांग है यह मनुष्य। अच्छा, हम मानव शरीर संरचना पढ़ रहे हैं, मानव शरीर संरचना पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं मानव की ही बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कान और जगहों पे नहीं होता है, कुत्ते का भी कान होता है, बिल्ली का भी कान होता है, लेकिन हम मानव की बात कर रहे हैं। तो यह मनुष्य का विशिष्ट, यह मनुष्य का विशिष्ट बाहरी संवेदांग होता है। यह मनुष्य का विशिष्ट बाहरी संवेदांग होता है। तो ये तो वहां से ही बात निकल गई। डायरेक्ट लिखता तो कुछ लोगों को दिक्कत जा सकती थी। दूसरा क्या है, जो दूसरा पॉइंट रहेगा, इसके द्वारा दो कार्य किए जाते हैं। इसके द्वारा मुख्यतः दो कार्य किए जाते हैं। वो दो कार्य क्या है?
तो इसके द्वारा दो मुख्य कार्य ये किए जाते हैं। तो एक तो ये क्या करता है, सुनने के काम आता है। थोड़ा हमको और अच्छे शब्द में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, श्रवण उद्दीपनों को, सुनने वाले जो उद्दीपन हैं, श्रवण उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यह श्रवण उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अगर बीच में कुछ पूछना हो तो बार बार मैं लैपटॉप पे नहीं देख रहा हूं, आप हैंड रेज कर दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा अगर कुछ बीच में पूछना हो। श्रवण उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो कुल मिला के कैसे पहुंचाता है तो देखेंगे ही हम। या आप एकदम सामान्य भाषा बोलना चाहते हो तो सीधी सी बात क्या करता है, श्रवण के लिए उत्तरदायी होता है। श्रवण शब्द कुछ लोगों को श्रवण कुमार लग रहा होगा कि ये सुबह सुबह श्रवण कुमार की बात कर रहे हैं। ये कहानी तो हम बचपन में ही सुन ली है मम्मी से, तो वो नहीं है। सुनना इसका एक काम होता है, सुनने में सहायक होता है ये। और दूसरा कार्य और भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा कि तरीका क्या है। कान जो हमारा होता है ना, वो हमको संतुलित रखता है। अगर कान गड़बड़ है ना, कभी देखना जो बहरे हैं जिनका कान काम नहीं कर रहा है, वो संतुलित मतलब सीधा नहीं चलेंगे। वो कभी देखोगे तो उनको सीधा नहीं चल पाएंगे, वो लहराते हुए रहेंगे। वैसे तो आजकल जिनके पास कान है वो भी लहरा रहे हैं शौक से, लेकिन कान एक संतुलन का भी कार्य करता है, शारीरिक संतुलन का काम करता है। और इसका प्राथमिक कार्य है, ध्यान रखना कि ये भी एक इसका प्राथमिक कार्य है। आगे इस पर डिटेल में हम करेंगे। अभी तो जैसा कि आपको पता है कि शुरू वाले जो लेक्चर होते हैं, फर्स्ट लेक्चर होता है, उसमें प्रयास किया जाता है कि पूरे चैप्टर का एक टीजर या ट्रेलर बता दिया जाए और फिर उसको पढ़ाते हैं हम लोग। हर चैप्टर में यही करते हैं। तो इसलिए अभी बेसिक लेवल पे बस ध्यान रखो कि ये क्या करता है, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। तो एक तो सुनने वाला काम कर रहा है, दूसरा क्या करता है, ये शरीर के संतुलन को कैसे बनाता है बताऊंगा। लिक्विड कुछ इसमें है जिसके कारण ये होता है, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। तो ये प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ सकता है कि क्या कार्य है इसके, बनाए रखना। इसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं ये, और इसलिए इस संवेदांग को हम क्या बोलेंगे। केवल अगर हम श्रवण इंद्रिय बोलेंगे तो सही नहीं है। कैसे, थोड़ा सा आपको कनेक्ट कर दिया जाए। ये आँख जो है, इस आँख को मैंने लिखा था कि आँख का नाम क्या है, तो ये दर्शनेंद्रिय है। दर्शन प्लस इंद्रिय दिखाने वाली, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आप संधि दिमाग में रखो। दर्शन में है अ और उधर है ई, तो अ प्लस ई बन जाता है ए। अगर संधि आप लोग पढ़े हो छोटी क्लासों में, नहीं तो हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी आपको काफ़ी वेटेज है इसका, एक पेपर ही पूरा होगा। और यूपीएससी के लिए कर रहा है अगर कोई सोचता है, तो अगर वो भी देने जाओगे तो उसमें भी हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का है मेंस में। और एसआई का अगर कोई सोच लेता है तो एसआई में भी हिंदी है। तो दर्शनेंद्रिय, इसका नाम लिख रहे थे कि ये क्या है, दर्शनेंद्रिय है। ये दर्शनेंद्रिय है, लेकिन यहाँ पर हम इसको श्रवणेंद्रिय नहीं बोलेंगे कि श्रवणेंद्रिय होता है, ठीक है ना। श्रवणेंद्रिय के साथ एक और काम करता है, तो हम बोल सकते हैं जैसे देखो, ये श्रवण इंद्रिय है, ये श्रवण इंद्रिय है। और दूसरा क्या है, संतुलन बनाए रखने वाली है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संतुल्य अंग है या संतुलनकारी अंग है। संतुल्य लिख लो, संतुल्य अंग है। और इसलिए इसका नाम दिया जाता है, दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम कि ये हमारे शरीर की कौन सी इंद्री है। तो इस इंद्री का नाम हम बोलते हैं, क्लियर है ना, हाँ। तो श्रवणो संतुल्य, श्रवणो और भी कई नाम से बोलते हैं, श्रवणो संतुल्य संवेदांग। तो ध्यान रखिएगा, इस संवेदांग का नाम, कान को हम बोलते हैं कि ये संवेदांग कैसा है, श्रवणो संतुल्य है। और कुछ लोग श्रवणो संतुल्य नहीं बोलकर इसी बात को बोलते हैं कि ये क्या है,
श्रवण संतुलनकारी है, श्रवण तथा संतुलनकारी अंग है। तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई कि कान के बारे में बेसिक परिचय क्या है, कि ये क्या काम करता है। अब थोड़ी सी स्थिति देखते हैं कि ये होता कहाँ है। खैर इसको हम लोग आगे बात करेंगे। स्थिति अगर हम देखें ये कहाँ हमारे शरीर में स्थित रहता है, तो उम्मीद करता हूं कान सबका तो है, कोई ऐसा जिसका नहीं हो। अरे यार सबका ही नहीं है क्या, कुछ नहीं बोल रहे हो, एलियन बन जाओगे कान नहीं है तो हर चीज पढ़ के काम नहीं होती है। हर एक चीज हम पढ़ लें, हर एक चीज याद करके काम करें। अच्छा 2 हैं तुम लोगों के, मैं सोचा 3 हैं, तुम लोग 1 कम है फिर तो 2 ही है तो 1 कम है। देखो एक और कहीं है क्या, देखो तो श्रवणो समतुल्य संवेदांग जो है इसकी उपस्थिति अब कान में है, तो हम खुद भी समझ सकते हैं ना कहाँ है। लेकिन आप लोग याद करो, मैंने जब आप लोगों को कंकाल तंत्र पढ़ाया था तो ये पूरा हिस्सा खोपड़ी है। चश्मा निकाल देता हूँ, कुछ लोग सोच रहे हैं चश्मा यार ये चकमकाहट होती है, बहुत ज़्यादा लाइट रहता है, तो लाइट के चक्कर में चश्मा लगाना पड़ता है। देखो ये पूरा हमारा क्या है, खोपड़ी है, यहाँ तक ये पूरी खोपड़ी है, इस खोपड़ी में ही चेहरा है और पूरा हमारा क्रेनियल कपाल है। तो कपाल के सारे हड्डियों के बारे में आपको बताया था कि कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं। कपाल अस्थियों की संख्या 8 होती है और कपाल तंत्रिकाओं की संख्या तंत्रिका तंत्र में देखे थे 12 होती है। ये क्वेश्चन MPPSC पूछा है प्रीलिम्स में, पिछले प्रीलिम्स में। तो ये जो कपाल की हड्डियों के सबका नाम मैंने बताया था कि यहाँ पर ये जो हड्डी यहाँ पे है दोनों तरफ, इसका नाम क्या है, टेम्पोरल, ठीक है ना। ये टेम्पोरल बीच वाली यहाँ पे ये वाला हिस्सा टेम्पोरल है, ठीक है ना। तो वो जाके आप रिवाइज कर लेना, फिर वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ मैं। इसकी उपस्थिति हम क्या बोल सकते हैं, तो एक तो ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल नहीं पढ़े हुए हो तभी बोल सकते हो कि कहाँ रहता है ये, तो बोल देंगे कि कपाल में, सॉरी हाँ खोपड़ी के कपाल, खोपड़ी के कपाल के नीचे पूरा इसको बोलते हैं। ये अगर ये पूरा यहाँ से कपाल है, ये पूरा देखो ये पूरी खोपड़ी है, ये पूरा कपाल है क्रेनियल, पूरा यहाँ तक खोपड़ी है। तो ये जो कपाल है इस कपाल के नीचे यहाँ पे बाहर होता है, ठीक है ना। लेकिन सारा का सारा कपाल के नीचे नहीं होता है। इसमें हम देखेंगे कि हमारी एक अस्थि है जिसका नाम क्या है, टेम्पोरल अस्थि। ध्यान रखना कि हमारे एक अस्थि है टेम्पोरल, जिसका नाम बता रहा हूँ ये दोनों तरफ ये टेम्पोरल अस्थि। ये कभी पूछ ले तो दिमाग में रखिएगा, टेम्पोरल अस्थि होती है। और ये टेम्पोरल अस्थि देखो कपाल किया क्या है, कपाल चारों तरफ से इसको ढक के अंदर एक खोखला जगह बना दिया है, एक गुहा बना दिया है। आप लोगों को बताया था कैविटी, शरीर में बताया था कि गुहा का मतलब क्या होता है, कैविटी का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था। खाली स्थान हमारे शरीर में जहाँ पे रक्त नहीं रहेगा। मुंह क्या है, गुहा है, एक मुंह एक गुहा है, नाक का जो ये खुला भाग है गुहा है, ऐसे हमारे शरीर में खुला गुहा है, कैविटी है, खुली जगह है। तो कपाल की जो ये कपाल की हड्डियां हैं सारी आपस में यहाँ पे जुड़ के मिल के क्या कर देती हैं, एक अंदर खोखला जगह बनाती हैं। और उस खोखले जगह में मस्तिष्क रहता है। आपको पता है कि उस खोखले जगह में मस्तिष्क रहता है। मस्तिष्क के मैंने सारे भाग पढ़ा है कि अग्रभाग में क्या क्या है, पश्च भाग में क्या है, मध्य भाग में क्या है। अग्रभाग मैंने समझाया था, ये अग्रभाग नहीं है, अग्रभाग पूरा यहाँ से ऐसे छिलके में यहाँ तक है। फिर उसके नीचे अगर जाते हैं तब जाके मध्य मिलता है, और सबसे नीचे जाते हैं यहाँ पे तो लास्ट वाला मिलता है, पश्च वाला। और उसका सबसे लास्ट वाला हिस्सा मेडुला ऑब्लागांटा होता है, जो यहाँ गर्दन के आसपास यहाँ नीचे मिलता है। और यहाँ से जस्ट नीचे क्या शुरू हो जाता है, गर्दन की हड्डी शुरू हो जाती है, एटलस और बाकी एक्सिस मैंने आपको बताया था। तो बस यहाँ ये समझो कि जो टेम्पोरल अस्थि है ना कपाल की, यहाँ लिखता हूँ क्रेनियल, कपाल की टेम्पोरल अस्थि जो है, ये टेम्पोरल अस्थि मिलके क्या करती हैं, टेम्पोरल अस्थि चारों ओर
चारों तरफ से या टेम्पोरल अस्थि से एक असममित गुहा बनता है। असममित मतलब क्या? एकदम गोल नहीं, एकदम गोल नहीं है। असममित गुहा, गुहा मतलब कैविटी, खाली जगह। चारों तरफ टेम्पोरल अस्थि से चारों तरफ से एक असममित गुहा बनती है। चारों तरफ क्या, नीचे तो ये सब है। एक असममित गुहा बनती है और उस गुहा को हम बोल सकते हैं कि उसी गुहा में हमारा कान का मध्य भाग स्थित रहता है। पूरा कान तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बाहरी कान तो देखो बाहर इधर दिख रहा है, इधर जुड़ा हुआ है, लेकिन जो मध्य कान रहता है, अभी कान का हम वर्गीकरण देखेंगे तो हमारा मध्य कान जो रहता है, मिडिल कर्ण जो रहता है, वो कहाँ रहता है? टेम्पोरल अस्थि से बनने वाले असममित गुहा में। टेम्पोरल अस्थि से बनने वाले असममित गुहा में हमारा मध्य कान रहता है। कान का बीच वाला हिस्सा भी बताऊंगा कि क्या है वो। अच्छा, इसको एक चीज़ और बोल सकते हो कि कान का ये जो, इसी को जो ये गुहा है ना, ये असममित जो एक गुहा बन रही है, असममित मतलब एकदम गोल नहीं है, एकदम शेप में नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर है तो असममित है। तो असममित, असममित को गणित में अलग तरीके से हम देखेंगे। असममित और सम्मित गणित अलग बात होती है, लेकिन यहाँ असममित मतलब समझ लो कि एकदम एक जैसा नहीं है, बल्कि आगे पीछे इधर उधर है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा या एकदम गोल नहीं है। तो असममित, असममित जो गुहा है इसका एक नाम दिया गया है। इसको हम बोलते हैं क्या? टेम्पोनिक गुहा। इसी को हम बोल देते हैं क्या? टेम्पोनिक गुहा। तो इसी गुहा का नाम आप बोल सकते हो टेम्पोनिक गुहा। लेकिन ध्यान रख लेना कि टेम्पोनिक गुहा में पूरा कान नहीं रहेगा। टेम्पोनिक गुहा में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मध्य कान रहता है। तो ये इसकी उपस्थिति है। ये तो आपके पास कान है ही, तो आप बता ही लोगे। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, एक एक के, जैसे आँख का पढ़े थे कि आँख में क्या था, याद करो। हमारी आँख में बाहरी संरचना पढ़ने के बाद हमने देखा था कि जो हमारी आँख है उसके 3 भाग होते हैं, 3 परतें हो रही थी। एक परत का नाम क्या था? सबसे ऊपरी परत का नाम क्या था? टाइप करो, क्लास दोनों तरफ से चलनी चाहिए ना, ऑफलाइन जब चलती है तो। हाँ, स्केलरा। दूसरे बीच वाले पार्ट का नाम क्या था? बीच वाले पार्ट का नाम, आँख की बात कर रहा हूँ, कोरोइड। कोरोइड को ही रक्त पटल या रंजित पटल बोल रहे थे। जो हमारी ये काली वाली आइरिस दिख रही है परितारिका, उसी का भाग है। और अगला लास्ट वाला रेटिना। ठीक है, तो बस यहां भी 3 ही है, दिमाग में रखो। तो आगे हम लिखेंगे क्या? कर्ण की संरचना। कर्ण दिखाई दे रहा है यहां पे, कर्ण, कान की संरचना। कान की अभी मनुष्य का पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में जैसे आंख में और कुछ लिखवा दिया था कि जीवों के आंख क्यों चमकते हैं, और चीजें जो एक्स्ट्रा लिखवाया, तो पहले मनुष्य का पढ़ लेते हैं। कर्ण, कान की संरचना लिखेंगे। कान की संरचना को, या कान, हाँ, कान की संरचना को लिखते रहेंगे। कान की संरचना को 3 भागों में बांटकर, 3 भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। 3 भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो ये 3 भाग हैं। तीनों भाग का नाम अभी लिख देता हूं। 3 भाग में पहला है बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण, बाहरी कान। हिंदी एकदम ही आपको गांव वाला बोलना है, बोलो बाहरी कान। दूसरे का नाम है मध्य कर्ण। ये तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे नाम से समझ में आ गया, मध्य कर्ण। और जो तीसरा होता है इसको हम बोलते हैं क्या? अंतःकर्ण। तीसरे का नाम होता है अंतःकर्ण। अंतःकर्ण। तो कान को 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ा जाता है। अब बात ये आती है कि बाह्य कर्ण क्या है। तो बाह्य कर्ण जो बाहरी आपको दिख रहा है, देखो ये कान का जो ये पल्लव दिख रहा है ना, ये कर्ण पल्लव बोलते हैं। कर्ण पल्लव, इसका और कुछ नाम होता है बताओ? ये देखो हड्डी नहीं है इसमें। कुछ लोग इसी को पढ़ाते हैं कि इसमें 3 हड्डी है। अरे भैया, इसमें 3 हड्डी नहीं है।
कुछ बच्चे तो यही बोलते हैं सर इसमें हमारे कान में 3 हड्डी है। अरे इसमें 3 हड्डी नहीं है, देखो हड्डी होती तो मुड़ती है ऐसे। ये तो क्या है, संयोजी ऊतक है एक तरीके से, ये ऊतकों से बना हुआ है, तंतुओं से बना हुआ है, और इसलिए दिक्कत नहीं हो रहा है इसमें कोई कुछ। रेटिना, हाँ ठीक है। ये बाह्य कण जो है, ये बाह्य कण का ही हिस्सा है, इसको लोग पिन्ना भी बोलते हैं। पिन्ना हमारे यूपी बिहार में बहुत ही फेमस है। ये लोग गुस्सा होते हैं तो बोलते हैं कि मारेंगे पिन्ना फेंक दोगे, मारोगे पिन्ना फेंक दोगे। और पिन्ना मतलब क्या उनको पता ही नहीं है, उनको लगता है कि पेट में से कुछ निकलेगा पिन्ना, और पिन्ना तो ये कान का हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है। तो पिन्ना, तो इसमें क्या क्या होता है थोड़ा थोड़ा ये देख लेते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। जो बाह्य कर्ण होता है, ध्यान रखो कि बाहरी कर्ण में मुख्य रूप से क्या क्या होता है। तो एक तो होता है कर्ण पल्लव बोल देते हैं, या बोल देते हैं इसको हम क्या, बाह्य कर्ण में कर्ण पिन्ना, कर्ण पिन्ना, ठीक है। कर्ण पिन्ना बोलने में अगर किसी को दिक्कत है तो आप इसी को ऑरिकल बोल सकते हो। ईयर पिन्ना तो बोलते ही हैं, ये तो हम ईयर पिन्ना तो बोल ही लो, बट ईयर पिन्ना कभी नहीं आएगा, कभी इसका नाम क्या जाएगा, ऑरिकल, ईयर ऑरिकल। और ऑरिकल आप लोग हृदय में पढ़े थे, याद करो, हृदय जब पढ़े थे तो हृदय में ऑरिकल पढ़े थे। ऑरिकल को बताओ निलय बोल रहे थे या आलिंद बोल रहे थे, बोलो। ऑरिकल और वेंट्रिकल हृदय में बोल रहे थे ना, 2-3 जगहों पे मस्तिष्क में भी ऑरिकल और वेंट्रिकल आ रहा था। तो ऑरिकल को निलय बोल रहे थे या आलिंद बोल रहे थे, निलय, पक्का सोच लो। और खैर हमें यहाँ पे आलिंद निलय बोलना नहीं है, गलती से भी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें यहाँ पे ऑरिकल बोलना है। इंग्लिश में अगर कहीं आएगा तो देवनागरी में लिख के आ जाएगा, देवनागरी में ऑरिकल बोल देगा। तो कर्ण पिन्ना, अब देखो कान का जो ये हिस्सा बाहर का ये दिख रहा है, ये कर्ण पिन्ना है। इसको ऐसे कीप जैसा क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी ध्वनि निकल रही है ना, उस ध्वनि को ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा कर लेता है, भर लेता है। कीप जैसा है ना, तो भर लेता है, और भरने के बाद ये जो अंदर, सॉरी सर आलिंद, अब मैं नहीं जानता, मैं आपको होमवर्क दे दिया हूँ कि इस पे कम से कम कॉपी में इतना रिवाइज आप लोग करो कि ऑरिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, लेकिन यहाँ यूज नहीं करेंगे वो शब्द, ये दिमाग में रखो। तो कान का ये पूरा हिस्सा हो गया, ये वाला हो गया पिन्ना। अभी क्या होता है नीचे लिख लेंगे। और ये जो अंदर, उसके बाद एक आप हाथ लगा के देखोगे तो अंदर एक रास्ता दिखेगा, खोखली गुहा दिखेगी। तो उस खोखली गुहा का दूसरा नाम है, वो भी लिख लेते हैं, क्या है। खोखली गुहा जो है, इसका जो खोखली गुहा है उसको हम बोलते हैं नाम कि बाह्य श्रवण गुहा है। बाह्य श्रवण गुहा, गुहा वही कैविटी, कई बार समझा चुका हूं, इवन लिखवा भी दिया था शायद आप लोगों में। इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी याद करो, जब कपाल तंत्रिकाओं को पढ़ रहे थे, सारी तंत्रिकाएं पढ़ रहे थे, खासकर हम लोग परिधि तंत्रिका तंत्र, तो परिधि तंत्रिका तंत्र में मैंने कपाल वाले जो 12 हैं उनका नाम लिखवाया था, तुम लोगों को नाम लिखवाया था कि नाम क्या है, क्या काम करती है, याद आ रहा है ना। प्रीलिम्स की क्लास में स्पष्टता ये बात बताई गई थी कि कपाल की जो 12, उसके बाद फिर जो ये मेरु रज्जु से निकलती है मेरु तंत्र, वो ज़्यादा थी तो उनको नहीं लिखवाया था, वो ज़्यादा थी तो उन सबका नाम नहीं लिखवाया था। कपाल वाले 12 का नाम लिखवाया था कि कौन ऑडिटरी है। ऑडिटरी वाली जो थी वो क्या काम कर रही थी, सुनने और देखने में भी उसका यूज हो रहा था। तो वैसे इसका नाम क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी, एक्सटर्नल ऑडिटरी। और गुहा को क्या बोल देंगे, कैनाल या कैविटी। कैनाल मतलब नहर मत समझ लेना, अगर ज्योग्राफी चल रहा है तो बोलोगे कि उसमें तो कैनाल नहर होता है, तो यहाँ पे कैविटी बोल लो या कैनाल बोल लो। बाह्य श्रवण गुहा कैसे, देखो बहुत अच्छा कान तो मैं बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये देखो, ये कान का शुरू वाला हिस्सा अगर है,
कर्ण पल्लव है, तो उसके बाद यहाँ से ऐसे ये अंदर गया हुआ है, और ये जहाँ ख़त्म होता है ना, जहाँ ख़त्म होगा वहीं पर हमारा एक पर्दा लगा है। जहाँ ख़त्म हुआ है, सॉरी सर, क्या हुआ? क्या हो गया? अरे बताओगे तब तो। मैसेज नहीं आ रहे हैं क्या? एक मिनट, देख रहा हूं देख रहा हूं। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? एक मिनट। अभी ठीक है? ठीक है, टॉपिक पे आ जाओ। हमने अभी बताया कि यहां पर, फिर से सुनो ध्यान से, कान का ये कर्ण, ये वाला जो हिस्सा है, बाहरी हिस्सा जो हमको दिख रहा है, और उसके जस्ट बाद अगर हम देखेंगे तो ऐसे रास्ता बना हुआ है, ऐसे एक पतली सी नली बनी हुई है, और इस नली के सबसे अंतिम वाले हिस्से पर एक पर्दा लगा हुआ है, एक जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं। अभी उसको बताऊंगा क्या बोलते हैं, टेम्पोनिक झिल्ली बोलते हैं उसको। तो यहाँ एक कान का पर्दा लगा हुआ है। इस पूरे बात को हम क्या बोलते हैं, इतनी बात को भी डायग्राम बनाऊंगा, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। इतने बात को हम बोलते हैं बाह्य कर्ण। तीन चीज़ें इसमें शामिल होती हैं क्या, एक तो बाहर वाला पिन्ना, दूसरा ये वाला जो नली है ये, अभी इसके बारे में देखेंगे क्या होता है, और इसके सबसे लास्ट वाले हिस्से में क्या होता है, इसके लास्ट वाले हिस्से में यहाँ एक पर्दा होता है। फिर पर्दा के जस्ट बाद आप क्या हो जाएगा, मध्य वाला भाग जुड़ेगा, और उसके बाद लास्ट में अंतः भाग जुड़ता है। तो अभी हम लोग बाह्य भाग को देख रहे हैं। बाह्य भाग में तीन चीजें हैं। अब कान, कई बार क्या होता है कि कान में मैल होता है ना, मैल जो मोम होता है, उस मोम को निकालते हैं हम। तो खोदते समय ध्यान रखते हैं कि पर्दे पे जाके टच नहीं हो जाए, तो थोड़ा ऊपर ऊपर से ही करते हैं। और वो क्यों निकलता है आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां हैं। ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है ना, क्लियर तुम लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, जो ये श्रवण गुहा दिख रही है, यहाँ पे ये जो गुहा है बाह्य श्रवण गुहा, ये इसकी दीवारें जो है ना, ये दीवार दोनों तरफ की ये जो दीवारें हैं, ये दीवारों पे छोटे छोटे बाल भी हो सकते हैं, और रोमाभी है, ये काफ़ी रोम है, मतलब छिद्र युक्त है, रोमाभी है। और इसी में अभी आगे बताऊंगा, इसी में सेरुमिन्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। सेरुमिन्स बाह्य ग्रंथियां पाई जाती हैं। सेरुमिन बाह्य ग्रंथि पाई जाती है। और ये बाह्य ग्रंथियां क्या करती हैं,
मोम निकालती हैं, मोम छोड़ती हैं, वैक्स छोड़ती हैं, तेल जैसे पदार्थ मोम छोड़ती हैं। और मोम छोड़ने का कारण है वो खुद अपना बचाव करती हैं। वो जानती हैं कि आप लोग कहीं भी सो जाओगे तो कीड़े मकोड़े अंदर घुस जाएंगे, और घुस जाएंगे तो अगर ये यहाँ पे कान के वैक्स सब जमा रहेंगे तो आसानी से वो पर्दे तक या अंदर नहीं घुस पाएगा। एक तो उसका ये फायदा हो जाता है, आप कितना भी निकालोगे फिर हो जाएगा, कितना भी निकालोगे फिर हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि अच्छा, उसका दूसरा फायदा क्या होता है कि मोम है तो फिर भी वो तरल है ना, तेली चीज है, तो इस पर्दे को क्या करता है, वो नम बनाए रखता है। जो पर्दा है कान का उसको नमी दिए रहता है, नमी बनाए रखता है। दो काम होते हैं इसके सेरुमिन्स ग्रंथि के जो मोम निकालते हैं। एक तो वो यहाँ जमा होके बाकी चीज़ों को एंट्री मारने से रोकता है, अवरोध पैदा करता है, और दूसरा हमारी जो पर्दा है कान का उसको नमी प्रदान करता है, उसको नम रखता है। अभी कोई दिक्कत किसी को? कान को सुरक्षित रखना चाहता है और उसके साथ साथ कान को पर्दा जो है उसको नम रखता है। इतना सबको क्लियर है? हैंड रेज करो फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो अभी उसको हम देखेंगे और डिटेल में इसके बारे में। अभी तो हम बेसिक बना रहे हैं ना, पहले दिन की बात है तो बेसिक बना रहे हैं फर्स्ट टॉपिक में। बाह्य श्रवण गुहा, इसका एक और नाम दे देते हैं लोग MEATUS, आगे लिखवाऊंगा इसके बारे में। मीटस भी इसको बोलते हैं। और तीसरा इसका भाग जो होता है उसको कान का पर्दा बोलते हैं। गला थोड़ा गड़बड़ है तो दिक्कत होता है भाई। हम अपने भाषा में कान का पर्दा बोलते हैं, बट कान का पर्दा हम अपनी भाषा में बोलते हैं, बायो की भाषा में कान का पर्दा नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पोनिक मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं टेम्पोनिक, आप देवनागरी में लिख लिया करो, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन या झिल्ली, आपकी मर्जी है। आप टेम्पोनिक मेम्ब्रेन बोल देना, या मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं? झिल्ली। और ये झिल्ली ही क्या होती है? पर्दा का काम करती है। तो अभी हम देखेंगे कि ये पर्दा होता क्या है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में, इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में भी देखेंगे। अभी तो नाम देख लेते हैं कि क्या क्या है। मध्य कर्ण जो होता है, मध्य कर्ण में आपको यहां मैंने बता दिया था कि टेम्पोरल अस्थि के बीच में एक असममित जगह होता है मध्य कान, और मध्य कान में 3 हड्डियां होती हैं। अभी डायग्राम बताएंगे तो क्लियर होगा कि कैसे होता है। मध्य कान में 3 अस्थियां होती हैं, 3 अस्थि होती हैं। और अस्थि तुम लोग कैसे दिमाग में रखोगे तीनों अस्थियों के बारे में, कि शुरू के तो हिस्सा ये 3 हो गए, ये गुहा, और उसके बाद ये पर्दा। पर्दे के जस्ट बाद लगा हुआ है द्वितीय, मतलब मध्य भाग हमारा। तो मध्य भाग में सबसे पहली हड्डी जो पर्दे से जुड़ी हुई है, सबसे पहली हड्डी जो पर्दे से जुड़ी हुई है उसका नाम क्या है? मैलियस। उसका नाम है मैलियस। कुछ लोग मैलिस बोलते हैं, तो अब प्रोनाउंसिएशन की समस्या यहाँ आती है, हिंदी नाम की जरूरत है नहीं। मैलियस। इसके जस्ट बाद जो बीच में रहेगी, देखो, एक इससे जुड़ी हुई है मैलियस, और फिर इसके बाद एक और जुड़ी हुई है यहाँ पे। तो दूसरा जो जुड़ी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? इनकस, इंकस या इनकस। और सबसे लास्ट में और सबसे छोटी, इनका क्रम भी ऐसा ही है। मैलियस बड़ी और मोटी होती है, हथौड़े जैसी, देखेंगे आगे इनके बारे में पढ़ाऊंगा, अभी तो बेसिक कर रहे हैं ना। और इनकस, इनकस के बाद घोड़े के नाल जैसी होती है। ये घोड़े का नाल देखे हो ना, ऐसा घोड़े का नाल होता है। तो बस ऐसे ही 2 हड्डियां होती हैं, ये इस तरीके से इनकस, ये है इनकस, घोड़े के नाल जैसी संरचना है, और ये जाके आंतरिक भाग से जुड़ी होती है। मध्य जो हमारा प्रथम बाह्य भाग है उससे जुड़ी होती है मैलियस, और अंतः भाग से जुड़ी होती है स्टेप्स या स्टेपिस बोलते हैं, स्टेप्स लिखो। और इनकस इन दोनों को जुड़ी होती है। ध्यान रख लेना कि मैलियस बाह्य से जुड़ी है, बाह्य के पर्दे से,
और इनकस इन दोनों को जोड़ी हुई है। और जो स्टेपिस या स्टेप्स जो भी बोले, स्टेपिस कुछ लोग बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगहों पे। स्टेपिस जो है वो किससे, अंतःकरण से जुड़ा होता है। ये अभी इतना दिमाग में रखेंगे, ये क्या है देखेंगे। और यही मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कंकाल तंत्र में। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी, और होती है कान में। कान में स्पेशल कहाँ, तो कान के मध्य भाग में। इतना सबको समझ में आ गया, क्योंकि अब बोर्ड पर से मिटाना पड़ेगा मुझे। बोर्ड पर जो लिखी हैं बातें इनको मिटाना पड़ेगा। तो इतना अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, इसको मिटाऊं। ठीक है, मैं इसका एक बोर्ड का एक पिक भी ले रहा हूं जो आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा। बट मोबाइल किधर है मेरा, दूसरा मोबाइल जिसमें व्हाट्सएप है वो मोबाइल, एक मिनट। तब तक आप लोग उसको अगर कुछ नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए। चलो, तो दूसरा एक मोबाइल कहीं रखा होगा साइड में, मिल नहीं रहा है, इससे ही पिक खींच लेते हैं एक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर और पढ़ेंगे आज की क्लास, फिर आज बेसिक्स आइडिया लग जाएगा तो दूसरी क्लास में ख़त्म हो जाएगा। कल की क्लास में इसको हम ख़त्म कर देंगे 2 पार्ट में। एक पार्ट में ख़त्म करने पे क्या वो लिखवाने वाली बात नहीं, पहले से लिख के रखे रहें तो ऑफलाइन जैसा लगेगा नहीं, कि आपको बोर्ड पे पहले लिखा रहूँ मैं, और फिर उसमें मज़ा भी नहीं आता है, समझा नहीं पाता आदमी सही से। चलो आगे अब हम लोग बात करते हैं। जो तीसरा है उसको भी लिख ही लो। अंतःकरण जो है, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले एक चीज़ तो दिमाग में रख ही लो, जिसका नाम क्या है, कॉकलिया। इसमें द्रव भरा रहता है, ध्यान रख लेना, लिक्विड रहता है, और उस लिक्विड का काम हम देखेंगे काफ़ी होता है, उसके कारण ही तरंगे सुनाई देती हैं। तो कॉकलिया कौन है, कोई नया आ गया है क्या जो दिखाना चाहता है कि हाँ मैं भी आ गया हूँ? देख लेते हैं भाई। सृष्टि, सत्यम, हर्षवर्धन, कृष्णा, शिवा, कुशाल, वंदना, विकास, अक्षता, महिमा, माला। ठीक है, बहुत से लोगों को पता है। तो जो आ गया है वो अभी मैंने नोटिस कर लिया है कि आप आ गए हैं। कोई समस्या हो तब बजाइए। भोंपू तभी बजाना है जब कोई समस्या है, समस्या नहीं है तो भोंपू नहीं बजाना है। तीसरे वाले पार्ट में सिर्फ एक बात अभी लिख लो, कॉकलिया। हम देखेंगे कि क्या है ये कॉकलिया। कोकलिया नहीं, वो पीने वाला कॉकलिया, ऐसे तीसरे भाग में इसमें लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड के कारण हम देखेंगे कि साउंड बनेगा, और वो साउंड फिर वहां से ऑडिटरी नर्व, बताया था ना कि ऑडिटरी नर्व जो होती है उससे हमारा सुनने का, श्रवण का अनुभूति कराती है। तो ऑडिटरी नर्व वहां से, जैसे आंख से निकल रही थी ना नर्व, याद करो, आंख के अंध बिंदु से नर्व निकल रही थी, मस्तिष्क में जा रही थी, तो वैसे ही कान के अंतः भाग से निकलेगी नर्व, और वो नर्व ऑडिटरी नर्व रहेंगी जो मस्तिष्क में जाएंगी और हमको सुनने का अनुभूति कराएंगी। तो अभी इसको मिटा रहा हूं। तीसरे भाग का नाम अभी केवल कॉकलिया लिख लो, तीसरे भाग का नाम सिर्फ कॉकलिया लिख लो। तीसरा भाग ही पढ़ने में समय लेगा, तीसरा भाग ही वोमिट इसकी लिक्विड के भज से आता है ना, करेंगे। अभी आगे शुरू किए हैं ना, तो सारी आपके जितने भी डाउट्स होंगे सब खत्म हो जाएंगे। जैसे ही हम लोग, कई चीज़ें हैं अभी तो शुरू ही किए हैं ना, इसको मिटाता हूं मैं। जितने भी आपको फैक्ट्स होंगे, कंसेप्ट होंगे, सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, सिंगल बात नहीं छूटेगी। जैसे ही क्लास खत्म होगा उसके बाद, मतलब ये आज की क्लास में कंप्लीट ना हो तो कल वाली क्लास में, जब ये क्लास कंप्लीट होगा तो फिर आपको कान से संबंधित एक सिंगल बात भी ऐसी नहीं रहेगी जो नहीं आएगी। हर चीज़ बता देंगे, कॉन्सेप्ट से भी बता देंगे और फैक्ट से भी बता देंगे, सब कुछ बता दूंगा। बट अभी पहले थोड़ा सा बेस को समझ लो कि क्या है ये। शुरू के 2 भागों में हमें तकलीफ नहीं है, शुरू के 2 भाग में उतना समस्या नहीं है।
हमेशा जैसे रेटिना पढ़े थे, रेटिना में समय लगा था, वैसे ही इसके तीसरे पार्ट जो है कॉकलिया पे जाएंगे, उसमें समय लगेगा। अब ये तीनों भाग देख लिए हैं, तो हम लोग स्पेशली बाह्य भाग के बारे में पढ़ लेते हैं अब थोड़ा। अच्छा, उसके पहले थोड़ा एक डायग्राम पहले मैं आपको बना दूं, हेडिंग डाल लो बाह्य भाग। बाह्य भाग को अलग से थोड़ा थोड़ा पढ़ लें कि अगर लिखना रहे मेंस में तो क्या लिख लेंगे और प्रीलिम्स में क्या फैक्ट आएगा। थोड़ा सा एक बार मैं आपको आइडिया दे दूं, हालांकि बनेगा सही नहीं, लेकिन वैसे भी हमको बायो तो मैं उस हिसाब से, मैं तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। तो ये कान लग रहा है क्या? कान होगा यार, किसी ना किसी का कान ऐसा होगा ही। तो ये कान से ये यहाँ पे नली गई, इनका नाम आप थोड़ा समझ लो। फिर यहाँ पे पर्दा बना हुआ है, और पर्दा वो बड़ा ढंग से बना हुआ है, डायग्राम में देखोगे तो ऐसे यहाँ एक पर्दा बना हुआ है। और पर्दा के बाद क्या है, तो यहाँ पर एक असममित गुहा है, और पूरा अस्थियाँ इधर लगी होंगी, कपाल की जो हड्डियाँ हैं इसमें गुहा बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये इस खाली जगह में है। खाली जगह में सबसे पहले मैं एकदम अप टू मार्क डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ये एक हथौड़े जैसी बड़ी हड्डी रहती है, फिर इस हड्डी से दूसरी एक और हड्डी जुड़ी रहती है, और सबसे लास्ट में हमारा एक और जो ये लास्ट वाला पार्ट होता है, ये थोड़ा अजीब सा बना होता है। इसको देखोगे तो अजीब सी संरचना इसकी थोड़ी है। तो यहाँ से ये क्या, ये लास्ट वाली इनकस, जैसे हम लोग प्लग में कुछ कसते हैं ना, उस तरीके से इसका ये यहाँ पे कसी हुई है। एक तरीके से देखें तो यहाँ पे स्नायु तंतुओं द्वारा जुड़ी हुई है। तो ये हो गए, ये यहाँ से पर्दे तक तो हो गया पहला भाग, ये पूरा हो गया दूसरा भाग। दूसरे भाग से एक बात और समझ लो कि दूसरा भाग जो है ना, वहाँ से एक नली निकली हुई है। दूसरे भाग से ऐसे एक नली निकली हुई है, और उस नली को, नली का काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र में फायरिंग्स की बात कर रहे थे और लायरिंग्स की बात कर रहे थे, याद है? लायरिंग्स और फायरिंग्स की बात कर रहे थे, जिसको हम क्या बोल रहे थे? ग्रसनी, नासा ग्रसनी, याद है ना? तो यहाँ पर ये नेजो, जो नेजो फायरिंग्स होती है, नासा ग्रसनी होती है। नासा ग्रसनी कई बार पढ़े हुए हैं इसको। नासा ग्रसनी में आके खुलती है ये। तुम लोग नाक बंद करो, नाक बंद करो, मुंह बंद करो, और फिर एयर को बाहर निकालो। देखो कान, ऐसा लगता है कान से एयर निकल रही है। बाबा रामदेव योगा कराते हैं, कुछ लोग कान को साफ करने का भी ये बताते हैं कि कान ऐसे साफ करो। सांस ले लो, मुंह और नाक बंद करके छोड़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कान से हवा निकल रहा है, तो वो यहीं से जा रहा है। तो इसका काम क्या है? नासा ग्रसनी जो है ना, यहाँ पर ये खुलती है, तो हमारे नाक से और मुंह से कुछ ना कुछ एयर तो जा ही रहा है। तो जो एयर जा रहा है वो एयर धीरे धीरे इस पे भी चढ़ जाता है, इस पाइप के माध्यम से ऊपर इधर चढ़ जाता है, इधर चढ़ जाता है, और इधर से तो फिर हवा आ ही रही है। तो ये जो हमारा पर्दा है, ये पर्दे पर अगर एक ही तरफ से दबाव पड़ेगा ना, तो ये पिचक जाएगा, टूट फूट जाएगा। जैसे हमारा शरीर है, इंग्लिश भी लिख दिया करें साथ में। नासाग्रसनी, नेजल, नेजो फायरिंग्स, नेजो फायरिंग्स देख लेना स्पेलिंग, नेजो फायरिंग्स। क्या बता रहा था? पहले मुख्य बात समझो कि जो हमारी गुहा कान है, जो हमारा ये पर्दा, इस पर अगर केवल एक तरफ से एयर जाएगा ना, इसमें तो एयर फटाफट जा ही रही है, तो एक तरफ से एयर जाएगा तो ये पिचक जाएगी या दब जाएगी। वैसे तो मजबूत होती है वो, काफ़ी दृढ़ तंतु की बनी, दृढ़ रहती है, लेकिन होता क्या है यहाँ पे? तो अच्छा, इस ट्यूब का नाम नासा, इस ट्यूब का नाम क्या है वो तो हालांकि पढ़ेंगे, मैं सिर्फ ऐसे बता रहा था। इस ट्यूब को हम बोलते हैं क्या? यूस्टेकियन। यूस्टेकियन नाम थोड़ा अजीब आते हैं। यूस्टेकियन, इंग्लिश हिंदी यही नाम है, यूस्टेकियन ट्यूब। हिंदी नाम और भी अजीब है, तो लिखवाते समय लिखवा दूंगा मैं, अभी समझ लो। ये यूस्टेकियन ट्यूब है जो नासा ग्रसनी में जाकर नेजल फायरिंग्स में जाकर खुलती है। थोड़ा
यहाँ समझने वाली बात क्या है कि हमारे शरीर पर दबाव देखो, हमारे शरीर पर जो प्रेशर होता है वो चारों दिशाओं से बराबर लगा हुआ है। तो हम फूले हुए हैं, मतलब जिस शेप में हैं उसी शेप में हैं। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर किसी एक तरफ कम हो जाए तो तुरंत उधर से क्या हो जाएंगे, हम दब जाएंगे। वैसे ही अगर ये जो हमारा पर्दा है, अगर केवल एक तरफ से इस पर हवा जाएगा, वैसे तो ये अर्ध पारदर्शी होती है, हवा इससे क्रॉस करके निकल जाती है, लेकिन निकल भी जाएगी तो इधर ही जाएगी ना केवल, और ये बीच में पिचक सकता है। इसलिए इधर से हवा जो जाती है, इधर से भी कंटिन्यूस हवा इस पे जाती रहती है, अल्प मात्रा में इधर से भी हवा जा रही है, इधर से भी हवा जा रही है, दोनों तरफ से हवा जाने से दबाव बना रहता है और ये अपने जगह पे रहती है, दबती नहीं है, फूटती नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही समझ के बनाया गया है। अभी क्लियर है? क्लास में कोई समस्या? क्लास में कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो गला खराब है तो अभी कुछ क्लियर, अभी समस्या है क्या या ठीक चल रहा है?
अभी ठीक है? अभी क्लियर है क्या? ठीक है, आज थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है, वो एप्लीकेशन के माध्यम से भी कुछ समस्या हो रही है। और बाकी टॉपिक पे आ जाओ फिर से। तो इस नली का नाम क्या है? यूस्टेकियन ट्यूब या नली। और ये जाके हमारे मुंह में, यहाँ पे नासाग्रसनी कहाँ है? मुंह में। आपको पता है कि ग्रसनी हमने पूरा यहाँ पढ़ा था। इस ग्रसनी, नासाग्रसनी में जाके खुलती है, वहाँ से एयर चढ़ता है, तो वो एयर इसको इधर से दबाव बनाए रखता है, इधर वाला हवा इधर दबाव बनाए रखता है। तो हमारा जो पर्दा है वो आराम से एक जगह पे पड़ा रहता है, फूला रहता है। ये अभी मैंने आपको समझाई दिया था। तो कान का बेसिक संरचना, डायग्राम तुम लोग देख लेना। डायग्राम तो गूगल आजकल जिंदाबाद है, गूगल पे डायग्राम देख लेना, एनिमेशन देख लोगे। होता यही है कि यहाँ पे ये कान का बाहरी भाग यहाँ तक है, 3 चीज़ें। इसी में मैं बताया कि इसमें क्या है, रोम युक्त ये त्वचा है, और जिसमें सेरुमिन्स या सेरुमिना बोलते हैं कुछ लोग, सेरुमिन्स नाम की ग्रंथि होती है, जो तेल वैक्स जैसा मोम छोड़ती है। इसी मोम से जो भूरे भूरे कलर का कान में मैल जम जाता है, जिससे जीवाणु यहाँ तक या कोई जीव यहाँ तक न पहुँच पाए, सुरक्षा करता है। और दूसरा, इसको नम बनाए रखता है, इसमें नमी बनाए रखता है। देखो काम कैसे करेगा ये। आवाज़ जैसे ही ना कोई तरंग, साउंड, आपको पता है कि ध्वनि क्या है? एक तरंग है। और फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि ध्वनि कैसी तरंग है। तो ध्वनि जो होती है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, बल्कि एक यांत्रिक तरंग है, क्योंकि ये माध्यम में ही चलती है। तो वायु के वाइब्रेशन से, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे, वायु के वाइब्रेशन इसमें पहुंचता है। उस वाइब्रेशन को ये कान इकट्ठा कर लेता है ज़्यादा, इसलिए कीप जैसा है, इकट्ठा कर लिया ज़्यादा। फिर इसके माध्यम से यहाँ गया, पर्दे पर टकराया। पर्दे पर टकराएगा तो ये हड्डियाँ जो होती हैं ना, इन हड्डियों में कंपन होता है। और आपको पता है कि कंपन से ही तो साउंड निकलता है। आप हारमोनियम लेते हो, उसमें कंपन करते हो उंगली से, सॉरी हारमोनियम तो इधर होता है ना कंपन। कुछ भी कंपन जब होगा, हमारे गले से भी बताया था कि गले में यहाँ स्वर यंत्र है, लैरिंग बॉक्स है, और इसमें कंपन होने से ही आवाज़ निकल रही है। तो इन हड्डियों में कंपन होता है, तो उस ध्वनि को आगे ये बढ़ा देते हैं थर्ड में। और यहाँ पे लिक्विड भरे हुए हैं, तो उस लिक्विड में भी कंपन होता है, वो भी हिलने लगते हैं। उनके हिलने से साउंड बनता है। और यहाँ से हमारी ऑडिटरी तंत्रिका तंत्र निकल के मस्तिष्क में जाती हैं। ऑडिटरी तंत्रिका तंत्र निकलती हैं और मस्तिष्क में जाती हैं, मस्तिष्क वाले भाग में जाती हैं। और उस भाग में जाने के बाद वो बात को समझ जाता है कि इस तरंग का मतलब क्या है, इस तरंग का मतलब क्या है, वो हमारा मस्तिष्क समझ लेता है। तो अभी बेसिक तौर पे ये बात समझ में आ गई क्या, कान क्या है, कान कैसे काम करता है। हमें तो जीएस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कोई मेडिकल की तैयारी कर नहीं रहे हैं। तो जीएस पढ़ रहे हैं तो हमको पूरी स्टेप्स, पूरी तरीका पता होना चाहिए। डायग्राम की बात रही तो डायग्राम आप अच्छे से बना लेना। डायग्राम यहाँ पे अगर मैं भी डायग्राम देख कर या खुद भी बनाने का शुरू करूँगा तो बना लूँगा, लेकिन आधे घंटे लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये इसका काम होता है। फिर से समझ लो, कर्ण पिन्ना से इस गुहा में, इस नली में जाएगी एयर, पर्दे पर टकराएगी, पर्दे पर कंपन होगा, उसके कंपन से इन तीनों हड्डियों में कंपन होगा मध्य भाग में। उसके बाद इस हड्डियों में कंपन के कारण यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, कोक्लिया पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसमें कंपन होने से उन कंपनों को फिर ये ऑडिटरी तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क में ले आती हैं। मस्तिष्क उस बात को समझ जाता है कि उस वाइब्रेशन का मतलब क्या है, और हम समझ जाते हैं कि कोई क्या बोल रहा है हमें। और इतना तेज ये प्रक्रिया होती है कि तुरंत कोई बोला तुरंत हमें सुनाई दे देता है। बीच में आपको मैं बता दिया कि यहाँ पर एक ट्यूब नली निकली हुई है, और उस नली से आके नेसोफेरिंग्स, नासाग्रसनी में वो खुलती है, जहाँ से कुछ कान में अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे निकल के ख़त्म आ भी जाती हैं। और दूसरी चीज़, एयर यहाँ से बना रहता है, जिससे कि दोनों तरफ दबाव हमारे पर्दे पर पर्याप्त बना रहे। इसको मिटा रहा हूँ, बाह्य भाग को फटाफट देखते हैं और उसके बाद आज की क्लास बंद करते हैं, क्योंकि आप समझ गए हैं बात को। बेसिक्स दूसरे क्लास में आएंगे तो बेसिक्स करना नहीं रहेगा, आप रिवाइज करे रहेंगे इसी को।
तो फिर मुझे पढ़ाना आसान रहेगा, बाकी सारे चीज़ों के बारे में डिटेल करेंगे। बाह्य भाग क्या है समझो। बाह्य भाग में कितनी चीज़ें हैं उन सब के बारे में एक बार दो दो लाइन लिख लेते हैं। सबसे पहला बाह्य भाग में क्या था बताओ। अब तो आइडिया हो गया है कि बाह्य भाग में क्या है। पहला सबसे पहले बाह्य कर्ण, इसमें अब लिखो, मैं बोलूँगा सारा कुछ लिखूंगा नहीं, वैसे भी थोड़ा ही लिखूंगा इसके बारे में। बाह्य कर्ण या इसी को कर्ण पिन्ना बोलते हैं, इसी को कर्ण पिन्ना बोल देते हैं। इसी को इंग्लिश में ऑरिकल भी मैंने बोला कि ऑरिकल भी बोल देते हैं। इसी को ईयर पिन्ना भी बोल सकते हैं। अब जो आपको नाम अच्छा लगे वो लिख लो। पहला इसके बारे में थोड़ा सा लिखो। बाह्य कर्ण, जितना हमारे लिए काम है वही लिखेंगे। बाह्य कर्ण में लिखो, यह एक लचीली तंतुमय उपास्थि से बनी होती है। यह एक लचीली तंतुमय, कोलेजन तंतु आंख में था, आंख के श्वेत पटल में, इसलिए आंख सफेद थी। तो यह एक लचीली तंतुमय उपास्थि से, अस्थि उपास्थि हमने पढ़ लिया है कंकाल तंत्र में, तो उपास्थि से बना होता है, उपास्थि से बना होता है। इसकी संरचना कीप नुमा होती है। इसकी संरचना कीप, जब केरोसिन तेल वगैरह घर पे खरीदते थे ना, तो किसी डब्बे में भरने के लिए ऐसे ही कीप लेकर आते थे, डालते थे, और उस पर ज़्यादा मात्रा में एक बार डाल दिए तो धीरे धीरे पाइप से निकलता रहता था। तो वैसे ये ज़्यादा मात्रा में जो ध्वनि वाली चीज़ें हैं वायु को भर लेता है अपने अंदर, तो इसकी संरचना कीप नुमा होती है, कीप नुमा होती है। और अगला इसमें दिमाग में क्या रखना है कि यह वायु में उपस्थित ध्वनि को एकत्र करके, यह वायु में उपस्थित ध्वनि को एकत्र करके बाह्य श्रवण गुहा तक पहुंचाता है। बाह्य श्रवण गुहा में पहुंचाता है। बस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अगर हमको लिखना है चाहे जानना है तो इतना जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। बाह्य कर्ण के बाद आते हैं मध्य कर्ण पर। सॉरी, बाह्य कर्ण का जो पिन्ना है उसको बाह्य कर्ण मैंने फिर यहाँ लिख दिया, आप लोग बोले भी नहीं। ये तो बाह्य भाग हम लिख ही रहे हैं, बाह्य कर्ण का ही तो भाग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी का स्टडी कर रहे हैं, तो इसका पहला पॉइंट हो गया कर्ण पिन्ना। ठीक है, दूसरा इसका भाग मैंने बता दिया है बाह्य श्रवण गुहा। बाह्य श्रवण गुहा थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, समझ गए ही वो, मुख्य रूप से समझना, लिखना तो सेकेंडरी बात है। बाह्य श्रवण गुहा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, कैविटी भी बोल सकते हो बट कैनाल बोलो, क्योंकि कैनाल मतलब ये गुहा खाली जगह कैसी है, लंबी है, तो कैनाल बोल देते हैं। और कुछ लोग इसी को मीटस बोल देते हैं, कुछ लोग इसका नाम देते हैं मीटस, MEATUS, मीटस। ये क्या होता है, तो इसको लिखेंगे हम कि यह पिन्ना व कर्णपटह, कर्णपटह क्या, झिल्ली को, जो हमारा पर्दा है ना, इस पर्दा को, कर्ण के पर्दा का नाम होता है कर्णपटह हिंदी में। कितना खतरनाक नाम है हिंदी में, देखो कर्णपटह। ठीक है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये इसका नाम होता है। तो बाह्य श्रवण गुहा क्या है, अभी अपने डायग्राम में देखा कि इन दोनों को जोड़ता है, इसको और इसको जोड़ता है, बीच का गुहा होता है। तो लिखेंगे यह पिन्ना व कर्णपटह तक फैली हुई, यह पिन्ना व कर्णपटह, या पर्दा बोलना, कर्णपटह तक फैली हुई एक क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड पर जो लिख रहे हैं, क्लियर है।
नहीं, कमेंट में। हाँ ठीक है, कमेंट में बोला करो जब पूछूं तो, अदरवाइज। हाँ ठीक है, तो लिखो, यह पिन्ना व कर्णपटह तक फैली हुई रोम युक्त दीवारों की बनी एक नली है। रोम युक्त, अभी बताई दिया रोम क्या है। रोम युक्त दीवारों की बनी एक नली है या एक नलिका है। इनके दीवारों में सेरुमिन्स नामक बाह्य ग्रंथियां पाई जाती हैं। बाह्य ग्रंथि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अंतः ग्रंथि नहीं है, हमको बाह्य ग्रंथि अंतः ग्रंथि के बारे में पता है। नामक बाह्य ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे मोम जैसे पदार्थ का स्त्रावण होता है। मोम जैसे पदार्थ का स्त्रावण होता है, सिक्रेशन होता है। ये मोम करता क्या है, तो कर्णपटह की सुरक्षा करता है। कर्णपटह झिल्ली की, पर्दे की सुरक्षा करता है ताकि कोई जीव, कोई चीज अंदर ना जाए। अब जाने वाला तो अगर कसम खा लिया है कि जीव को अंदर जाना ही है, कोई जीव तो चला ही जाएगा अगर आप माहौल देंगे तो, अदरवाइज रोकती है कर्णपटह की सुरक्षा। और दूसरा, कर्णपटह को नम बनाए रखता है। कर्णपटह को, झिल्ली को, पर्दे को, कर्णपटह को नम बनाए रखता है। इतना हमको दिमाग में रखना है बस कि बाह्य श्रवण गुहा क्या है। तो यह पिन्ना व कर्णपटह तक फैली हुई रोम युक्त दीवारों की बनी एक नली है। इनके दीवारों में सेरुमिन्स ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मोम का स्रावण करती हैं और इससे कर्णपटह की सुरक्षा होती है और कर्णपटह नम बना रहता है। इससे ज़्यादा अभी इसमें समझने की जरूरत है नहीं। और तीसरी बात देख लेते हैं, कर्णपटह झिल्ली। ये कर्णपटह जो झिल्ली है, पर्दा जिसको हम बोल रहे हैं, वो पर्दा क्या है, तो लिखो, यह एक अपारदर्शी, मैं बताया कि अर्धपारदर्शी, बोलो अपारदर्शी तो फिर हवा जाएगा ही नहीं अंदर ना। यह एक अर्धपारदर्शी, बार बार अर्ध मतलब पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं, हवा पूरी नहीं चली जाती है, इतनी जितनी हवा इसमें गई सब चली गई, कुछ रुक भी जाती है। यह एक अर्धपारदर्शी, एयर के लिए देखने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, यह एक अर्धपारदर्शी, महीन मतलब होता है बारीक। अर्धपारदर्शी है, महीन है, बारीक है, ठीक है, महीन, बारीक तथा दृढ़ झिल्ली है। ऐसा नहीं, मजबूत है तथा दृढ़ झिल्ली है पर्दा है जिसको हम लोग पर्दा बोलते हैं। क्लियर है ना? कोई कुछ बोला? अर्धपारगम्य, हाँ अर्धपारगम्य बोल लो यार, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सही शब्द बोल रहे हो तुम। अर्धपारदर्शी बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा शब्द आपने प्रयोग किया, ये दिमाग में आने। अर्धपारगम्य शब्द यूज करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा है, ऐसे ही आप लोग भी कंटिन्यूअस कुछ दिक्कत होती है तो आप बोलते रहें। सृष्टि ने बताया है, बढ़िया है, अर्धपारगम्य बोलो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लग रहा है तुम्हारे सेरेब्रम का विकास हो रहा है। मस्तिष्क में सेरेब्रम पढ़ाया था ना। देखो सुबह उठना कितना फायदेमंद है, 5 बजे उठ रहे हो, सेरेब्रम का विकास होने लगा। ब्रह्म मुहूर्त में, विष्णु मुहूर्त में उठने का ये फायदा है। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। जिसका कार्य श्रवण संवेदनाओं को, इसका काम क्या है, तो अभी हम देखा कि ये जो भी ध्वनियां हैं, स्वर्ण संवेदनाएं हैं, उसको मध्य भाग में भेज देगा। तो लिखेंगे जिसका कार्य श्रवण संवेदनाओं को मध्य कर्ण तक पहुंचाना है, मध्य कर्ण तक पहुंचाना है।
वाइब्रेशन से होता है, ये वाइब्रेशन पार कर देता है। फिजिक्स तो इसी पे टिका है ना, मैं बोल रहा हूँ तो यही तो हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ आसपास की वायु में एक विक्षोभ पैदा कर दे रहा हूँ। वो विक्षोभ धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हमको सुनाई दे रहा है। तो सेरेब्रम का विकास हो रहा है, तो कुछ लोग विकास हंस रहे हैं। देखो, मैं बोला कि सेरेब्रम का विकास हो रहा है और इस बात पर विकास ही हंस रहे हैं। अब ठीक है भैया, किसी का सेरेब्रम का विकास हो रहा है तो आप पहले से विकास कर लिए हैं तो हंस रहे हैं। मतलब विकास नाम है, मतलब आप पहले विकास कर लेंगे तो हंसेंगे। सिवा प्यासी अनियंत्रित विकास ना हो जाए। नहीं नहीं, अनियंत्रित विकास नहीं होगा। अनियंत्रित होगा तो फिर तो आप लोग पढ़े हैं कि कैंसर हो जाता है। दूसरी चीज, ये बना किस चीज का होता है, संयोजी उत्तक का बना होता है। तो ये भी ध्यान रख लेना है। एक लाइन और, क्या परोसा कभी प्रीलिम्स में पूछ ले, मेंस में तो नहीं लिखेंगे, इतना लिख देंगे तब भी चल जाएगा। अगर पूछता है कभी तो लिखोगे यह संयोजी उत्तकों का बना होता है। संयोजी उत्तक जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग, हम लोग जब कोशिका पढ़ेंगे, उत्तक पढ़ेंगे तो बताऊंगा क्या होता है संयोजी उत्तक। यह संयोजी उत्तकों से बना होता है। तो बाह्य भाग खत्म। कान का जो बाह्य भाग है, बाह्य कर्ण है, वो इतना ही है। अगर ये लिख लिए हैं आप तो बताइए, फिर मैं मध्य कर्ण की तरफ चलूं। मध्य कर्ण भी खत्म कर ही लेते हैं थोड़ी देर में, जिससे कि अगले दिन आराम से खत्म हो पाए। इसके रोग मोग सब देख लेंगे कि इसके रोग क्या हैं क्या नहीं है, सारी बातें एक साथ देख लेंगे। तो 5-10 मिनट और लगाते हैं। इतना हो गया हो तो हैंड रेज करो। मैं एक पिक इसका ले लेता हूँ। इतना हो गया हो तो हैंड रेज करो। हाँ, हो गया है मतलब, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो भोंपू बजाने लगते हो तुम लोग, तो एकदम बजाना ही शुरू कर देते हो। एक बस समझ गया मैं। अब हेडिंग डालो मध्य कर्ण, इसको मिटा रहा हूं। हेडिंग डालो मध्य कर्ण। जैसे पहले दिन हम लोगों ने आंख जब पढ़े थे तो उसमें पहली और दूसरी क्लास में हम लोगों ने खत्म कर लिया था 2 पार्ट पूरा उसका, और एक रेटिना पर और रोग वगैरह पर पिछले दिन काफ़ी लंबा समय लग गया। जो 3rd पार्ट था आँख का, आई का 3rd पार्ट में समय लगा 10 मिनट सोचे थे, समय काफ़ी लग गया क्योंकि और भी बहुत कुछ चीज़ें उसमें समझने लगे थे जो एग्जामों में आए हुए हैं। अब मध्य कर्ण में देखो, मध्य कर्ण में भी समय हमको ज़्यादा लगना नहीं, क्योंकि समझ गए हो तुम लोग पहले ही कि मध्य कर्ण कहाँ है क्या है। तो मध्य कर्ण में सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है, लिखो यह मध्य कर्ण जो है, लिखो यह टेम्पोनिक। अभी बता दिया था मैं आपको कि टेम्पोरल जो हमारा हड्डियां हैं इनके बीच खाली जगह है, उसमें रहता है ये। तो यह टेम्पोनिक गुहा में, यह टेम्पोनिक गुहा में स्थित होता है, स्थित होता है, जो टेम्पोरल अस्थियों, टेम्पोरल अस्थियों के बीच का खाली भाग है। उनके मिलने से जो खाली भाग बन रहा है कि बीच का खाली भाग है। कौन सा, टेम्पोरल गुहा। तो यहाँ ये स्थित रहता है। दूसरा चीज क्या रखेंगे, अच्छा टेम्पोरल अस्थि किसकी, खोपड़ी की, दिमाग में रखिएगा। खोपड़ी की बोलो ज़्यादा बढ़िया है, कपाल की भी बोल सकते हो। खोपड़ी बड़ा हो गया, उसके छोटे में क्या आता है, कपाल। अच्छा, कितने लोगों को याद है कि पूरे खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, थोड़ा बताओ। कपाल में तो 8 मैंने खुद ही अभी बोला, और मैं पढ़ाया था जब पूरा कंकाल तंत्र तो उसमें बताया था कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं। खोपड़ी यहाँ तक, ये लास्ट हाइड है ना 29, हाँ ठीक है। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरीके से लोग गिनते हैं, तरीका बताया था, बट ठीक है आपको याद है। तो मध्य कर्ण, अब क्या लिखेंगे, इसमें 3 अस्थियां पाई जाती हैं। सब समझा चुका हूं, बस लिख रहे हैं कॉपी में। इसमें 3 अस्थियां, और कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो देखेंगे कल, आज बस ये लिख लो। इसमें 3 अस्थियां पाई जाती हैं, 3 अस्थियां पाई जाती हैं। तीनों का नाम, तीनों का नाम पहले लिख चुका हूं मैं, फिर से एक बार लिख लो। मैलियस इंकस स्टेपिस, मैलियस
इनकस स्टेपिस। मैलियस जो होती है ये क्या होती है, पर्दे से जुड़ी रहती है, यहाँ लिखता हूँ पर्दा, पर्दा से जुड़ी हुई है। स्टेपिस किससे जुड़ी है, अंतःकरण से जुड़ी है, अंतःकरण से जुड़ी है। अंतःकरण तो कल ही देखेंगे, डायग्राम मैंने वैसे समझाने का प्रयास किया था। और इनकस इन दोनों को जोड़ता है, इनकस इन दोनों को जोड़ता है। इसमें से दो का दिमाग में रखोगे, इसका आकार हथौड़े नुमा रहता है, इसका आकार हथौड़े नुमा रहता है, और इसका आकार जो रहता है घोड़े के नाल जैसा रहता है, घोड़े का खुर पैर जो उसका होता है, अभी बताया ना इस टाइप का रहता है ये, तो घोड़े के नाल जैसा इसका आकार होता है। क्या करते हैं अभी बताया ही था। और आगे जब इसका जैसे आंख का कार्य देखे थे कि प्रकाश कैसे जाती है वस्तु से कर्निया पार, कर्निया से फिर रेटिना, रेटिना के अंदर हमने देखा था कि पुतली, पुतली से फिर वो चली गई थी कहाँ, रेटिना पर, रेटिना से जो बनेगा वहां से फिर तंत्रिकाओं पे, मस्तिष्क पे गई थी, वो सारा चीज हमने पढ़ लिया था। तो वैसे ही इसकी कार्य में पढ़ेंगे, अभी इतना दानो। और यहीं पर एक बात और लिख लो, मध्य कर्ण में 3 अस्थियां हो गई, और लास्ट पार्ट लिख लो वो जो नली बताया था मैं आपको। तो लिखो मध्य कर्ण से एक नली, मध्य, अभी बताया था ना एक नली जिससे एयर जाके उसको फुलाए रखता है। मध्य कर्ण से एक नली, मध्य कर्ण से एक नली निकलती है, एक नली निकलती है जिसे जिसे यूस्टेकियन नली कहा जाता है, यूस्टेकियन नली कहा जाता है। एक तो तुम लोगों की तरफ बार बार मुझे देखना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इधर समस्या, कहीं दिक्कत हो गई क्लास में। यूस्टेकियन नली कहा जाता है जो जो नासा ग्रसनी वाले, नासा ग्रसनी, इंग्लिश नाम बता चुका हूँ, नहीं लिखूंगा अब, जो नासा ग्रसनी में आकर खुलती है, नासा ग्रसनी में आकर खुलती है। इससे होकर वायु मध्य कर्ण के से होते हुए, इससे होकर वायु पर्दे के दूसरी तरफ, पर्दे के आंतरिक भाग में पहुंचता है। आंतरिक भाग में बोल रहा हूं मतलब समझ रहे हो ना, आंतरिक भाग मतलब जो पर्दा हमारा था ये, इधर से तो एयर आई रही है, इधर से एयर ये ले जाता है, तो इससे होकर वायु पर्दे के आंतरिक भाग में पहुंचती है, जिससे पर्दा पर्दे पर एक तरफा दबाव नहीं पड़ता, जिससे पर्दे पर एक तरफा दबाव नहीं पड़ता है, जिससे पर्दे पर एक तरफा दबाव नहीं पड़ता है। तो इतना दिमाग में रखोगे कि मध्य कर्ण से एक नली स्टेकियन नली कहा जाता है, नासाग्रसनी में खुलती है, वहाँ से एयर जाता है, जिससे दोनों तरफ पर्दे पर बराबर दबाव पड़ा रहे, हमारा पर्दा पिचके नहीं और दबे नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर्ण का, कान का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया। समय इजाज़त नहीं दे रहा है क्योंकि अगली क्लास का समय हो गया है, मेंस की क्लास 7 बजे से है, और अभी मुझे लग रहा है कि 7 बजने ही वाले होंगे, कहीं बज न गए हों, बस 7 मिनट बचा हुआ है, इसलिए फिर आगे कल देखते हैं, कल ये ख़त्म हो जाएगा। तो अभी किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछो, अदरवाइज फिर बंद करते हैं क्लास। कोई बोला है मेंस कितने बजे से लेंगे, बस 7:10 तक आ जाओ, 7 मिनट तो यहाँ बचा हुआ है और 10 मिनट उधर मान लो लग ही जाएगा, 7:10 तक। और भूख भी लग आई है, अरे भूख लग आई है ना, आने दो उसको,
भूख लग आई है तो भूख को लग आने दो। अरे भैया, रात को खाना खा के नहीं सोए थे तुम? रात को बिना खाने सोए थे कि अभी तुमको भूख लग आई है? नीचे जाके बीबीसी ले लो, नीचे जाओ हॉस्टल के और नीचे जाके बीबीसी ले लो चाय के साथ, ठीक हो जाएगा। भूख लग आई है, वो भूख चल जाएगी। चलो ठीक है, भूख लग आई है तो भूख का कुछ व्यवस्था करो। मिलते हैं कल की क्लास में, और बाकी ऑफलाइन में तो मिलेंगे ही। ऑफलाइन में कौन से टॉपिक के साथ? रोबोटिक्स के साथ मिलेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।